दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझा था। आज का जो एपिसोड है उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझा देता हूँ और उसके बाद इसको परफॉर्म करते हैं और इसके रिजल्ट्स को फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिस्क है और रोटेटिंग डिस्क के ऊपर हमने एक कैमरा रखा हुआ है। ये कैमरा फोकस्ड है इस मोमबत्ती के ऊपर। इस मोमबत्ती को हम जलाएंगे तो आप सब लोग जानते हो कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसकी जो फ्लेम होती है ऊपर की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो हॉट एयर होती है, क्योंकि जो इसके सराउंडिंग में एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, हॉट एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और ऐसा होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। तो मोमबत्ती की जो लो होती है, जो फ्लेम होती है, वो भी ऊपर की तरफ जाती है। आप सब लोगों को पता है। हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसको जलाएंगे मोमबत्ती को और इसको हम रोटेट करेंगे। और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो फ्लेम है वो किस तरफ जा रही है। क्या वो सीधी रहती है या वो इधर जाती है कि इधर जाती है, वो कैसे जाती है, वो अपने को ऑब्जर्व करना है। और फिर उसके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे उसके ऊपर फिर एक कंक्लूजन हम निकालेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो फ्लेम है उसके साथ जो सराउंडिंग की एयर है वो इंटरफेरेंस करेगी और उसको बुझा सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे, एक प्लास्टिक का जो पाइप है, ट्रांसपेरेंट पाइप, वो हम यहाँ पे रखेंगे सो दैट जो इंटरफेरेंस है सराउंडिंग एयर का वो इसके साथ कम से कम रहे, वो सराउंडिंग का इंटरफेरेंस ना हो पाए। ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पाइप को जरा फिक्स कर देता हूँ और फिर इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने मोमबत्ती को जला लिया है और पाइप लगा दिया है हमने, और हमने यहाँ पे एक कैमरा भी लगाया है सो दैट हम इसको देख सके साथ साथ। तो रोटेटिंग फ्रेम पे जो कैमरा लगा हुआ है वो भी इसको देख रहा है, इसकी लो को, और सामने फ्रंट कैमरे से भी आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए अब मैं धीरे धीरे इसको रन करना शुरू कर रहा हूँ एंड हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो ओके, मैं तो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं इस लो को थोड़ा सा अंदर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा स्पीड और इंक्रीज कर रहा हूँ। हालांकि बहुत डेंजरस है स्पीड इंक्रीज करना यहाँ पे, क्योंकि कैमरा भी हमारा ओके। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि जो लो है, जो फ्लेम है, वो अंदर की तरफ है, वो टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? तो चलिए मैं जरा इसको रोकता हूं और इसकी फीड को जरा हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और तेजी से इसको दौड़ाता तो और अच्छे से मैं इसको ऑब्जर्व करवाता, बट मैंने इसको तेजी से ज्यादा इसलिए नहीं चलाया बिकॉज ये जो है, ये जो कैमरा हमारा रखा हुआ है, इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि यहां से उखड़ के गिर जाता, इसलिए मैंने इसको ज्यादा तेजी से नहीं चलाया। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा। अब ऑब्वियसली इतना फास्ट था कि वो आप इसको इतना क्लियरली नहीं देख पाए होंगे। अब हम एक काम करते हैं, इसको 2 इंस्टेंट पे दिखाते हैं। पहला वो इंस्टेंट जब ये जस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और जस्ट स्टार्ट हुआ था तो इस पोजीशन पे आप इसकी लो को देख सकते होंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। इसको कंपेयर करेंगे, इस पोजीशन पे जो इसकी लो थी इसको कंपेयर करेंगे हम जब ये अच्छी खासी स्पीड पे रोटेट कर रहा था और वापस जब ये इसी पोजीशन पे आ रखा था। रोटेट करते 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 जब अच्छी खासी स्पीड हो रखी थी और जब हमने इसी पोजीशन पे इसको दोबारा से रोका है, उस पोजीशन के साथ कंपेयर करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोनों सिचुएशन को, और इन दोनों केस में आप कंपेयर भी कर सकते हो कि जिस केस में रोटेशन तेज है उस केस में लो जो है वो अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण है अगेन एयर डेंसिटी। जब आप जो गर्म एयर होती है दोस्तों वो लेस डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और क्योंकि ये रोटेट कर रहा था तो रोटेशन के केस में जिसकी डेंसिटी हाई है, जो कि कूल एयर जो थी उसकी क्योंकि हाई डेंसिटी थी, तो वो क्या कर गई है, वो बाहर की तरफ चली गई है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं इसके रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से बोलूं तो वो बाहर की तरफ चली गई है, और जो लेस एयर जो थी, लेस डेंस एयर थी, वो आपके अंदर की तरफ आ गई है।
और आप जानते हो कि मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है वो जिधर हॉट एयर होती है उस तरफ होती है, तो हॉट एयर क्योंकि अंदर की तरफ आ रही है, अब इस वजह से आपको जो लो नजर आ रही है वो अंदर की तरफ नजर आ रही है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, यू कैन से टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो नजर आ रही है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया। तो यहां पे भी आपका एक तरह से सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो चलिए अब वापस बोर्ड पे चलते हैं और आगे फर्दर बढ़ते हैं। स्यूडो फोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले एपिसोड में भी हम स्यूडो फोर्सेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्यूडो फोर्सेस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताया केवल वही नहीं है, एक और कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो भी आपका एक स्यूडो फोर्स में काउंट होता है, तो उसको भी हम देखेंगे, बट वो अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के एपिसोड में कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उनको सोल्व करते हैं एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बनाते हैं सर्कुलर मोशन की। तो जरा देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सोचिए मेरे पास एक ऐसे कोई रोड है और इस रोड के साथ हमने दो रस्सी के सहारे एक ऐसे ब्लॉक को बांध रखा है, ऐसे दो रस्सियों से ब्लॉक को बांधा हुआ है, ठीक है। और यहां से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए मेरे पास 1 मीटर है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये मैं आपकी बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां से हमने इसको बांध रखा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इस रोड को ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा हूं। आपको ये दे रखा है कि यहां पे जो टेंशन है और यहां पे जो टेंशन है, ये जो टेंशन है ये डबल है इसकी, ठीक है। यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो इस स्ट्रिंग से डबल है, ये कोई मास बांधा हुआ है स्ट्रिंग के थ्रू इस रोड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टेंशन जो है वो डबल है इस टेंशन से। आपको बताना है ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा। आपको ये ओमेगा की वैल्यू बतानी है दोस्तों क्या होगी। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर मोशन में आएगा। अगर मैं इसका ट्रेजेक्ट्री बनाऊं तो 1 मीटर की रेडियस पे आपका ये जो ब्लॉक है ये ऐसे ऐसे घूमेगा भाई, ठीक है जी, इस तरह से घूमेगा। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जरा देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। एक इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा होगा और मैं इस ब्लॉक, ये जो सर्कुलर ब्लॉक है या जो भी आप इसको बोलो, जो सर्कुलर लोहे का या कोई भी मैसिव कोई भी आइटम इसको आप ले सकते हो, तो इसका अपना एक मास होगा तो उसकी वजह से mg लगेगा। दूसरा, मैं इसी के रेफरेंस से चीजों को देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसके रेफरेंस से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ना दिखा के उसके ऑपोजिट दिखाएंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू 1 है, जिसके अबाउट ये चक्कर लगा रहा है, रेडियस जो है इसकी वो 1 है। एक ये फोर्स हो गया। दूसरा एक फोर्स आपका यहां पे लगेगा जिसकी वैल्यू है 2t0, एक फोर्स आपका इधर लगेगा 2t0 का, और एक फोर्स जो है वो आपका इस तरफ लगेगा t0 वैल्यू का, ठीक है जी। और अगर आप एंगल देखना चाहें, ये कितना एंगल है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, इसका मतलब ये 60 डिग्री आएगा और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो अगर आप इस स्फेरिकल बॉल के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हो तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो ये अब इक्विलिब्रियम में है, ये आपको मूव करते हुए नहीं नजर आएगा। अगर आप इस बॉल के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हो तो बॉल अपने आप को क्या लेगी, रेस्ट पे। इसका मतलब ये अपने आप पे रेस्ट पे है फिलहाल, ये इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर 0 आनी चाहिए। अब इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या करेंगे बताओ, आप जो है इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दो, मतलब नेट फोर्स को 0 कर दो। तो कैसे 0 करेंगे बताइए। सबसे पहले इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगा, 2t0 cos 60। तो 2t0 cos 60 कितना बनेगा बताओ जरा, cos 60 की वैल्यू हाफ होगी, प्लस इसकी वजह से t0 cos 60, तो t0/2 ये हो जाएगा, बराबर की इधर क्या आएगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 3t0/2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आप जो है t0 की वैल्यू या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर आएगा
3T0/2m, ठीक है जी। और ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो इसका रूट ले लीजिए। इस तरह से आप जो है ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, बट T0 चाहिए अपने को। तो एक और इक्वेशन बना सकते हैं ना वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जरा देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखोगे, 2T0 sin 60, sin 60 इज √3/2, ठीक है। ऊपर की तरफ ये फोर्स आ गया, यहां पे जरा देखिए, इक्वल टू mg प्लस T0 sin 60, T0 √3/2, सही है जी। अब जरा देखिए इसको मैं इधर ले आता हूं, तो T0 √3/2 कॉमन ले लेता हूं, T0 √3/2 कॉमन आ गया, और 2 - 1 ही बचेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। तो यहां से T0 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, T0 इक्वल टू 2mg अपॉन √3। T0 की वैल्यू आ गई मेरे पास, वो T0 मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2m इंटू T0। T0 की वैल्यू है मेरे पास 2mg डिवाइड बाई √3, ठीक है जी। और पूरे का रूट लेना है आपको, ठीक है जी। तो 2m से 2m कट गया मेरा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √3g की पावर 1/2। एक बार देख लीजिए भाई, ये बन जाएगा √3g रेज़ टू द पावर हाफ, ठीक है। तो ये मेरे पास रेडियन पर सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कितनी ओमेगा जो है वो इसकी होगी। आई होप आपको समझ आया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम से ना करता, बॉल के रेफरेंस फ्रेम से ना करता, मैं किसी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से अगर इसको करता तो कैसे करता, जरा सोचिए, ठीक है। अगर आप इसको फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से करते तो कैसे करते। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना दिखाना पड़ता। तो चलिए अब फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से भी देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे भाई। ये मेरे पास बॉल है, बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताइए। एक आपके पास mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यहां पे आपका 2T0 फोर्स लग रहा है, और यहां पे आपका T0 फोर्स लग रहा है। और इन सब का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, रिजल्टेंट है अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ये कांस्टेंट दे रखा है अभी आपको। अगर ये कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगी नहीं इसके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी अंदर की तरफ। तो नेट एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, ध्यान रखिएगा आप। तो इसका मतलब नेट फोर्स भी अंदर की तरफ आना चाहिए फिर, और जो नेट फोर्स अंदर की तरफ जाएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप इस तरह से कह सकते हो। यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि हम फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। तो फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से अपने को केवल ये 3 फोर्सेस नजर आ रहे हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है वो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स भी अंदर की तरफ होना चाहिए। तो नेट फोर्स अंदर की तरफ क्या बनेगा बताओ तो, वो बनेगा 2T0, ये 60 है, cos 60 प्लस ये भी 60 है भाई, तो T0 cos 60, ठीक है जी। ये अंदर की तरफ फोर्स आ गया, इधर की तरफ, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बनेगी, ω² r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया। तो यहां से क्या बन गया बताओ जरा, यहां से बन गया 3T0/2 इज इक्वल टू m ω02। अच्छा, वर्टिकल कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट जो वर्टिकल होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहां से जो कंपोनेंट निकल के आएगा उससे आप कर सकते हो अभी। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे देखेंगे, 2T0 √3/2 sin 60 होगा ना इसका, मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस यहां से T0 sin 60, तो T0 √3/2 आप कर दीजिए। तो इसको इधर ले आइए, तो बन जाएगा T0 √3/2 इज इक्वल टू mg। यहां से आप T0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इट कम्स आउट टू बी 2mg अपॉन √3, ठीक है जी। ये T0 आ गया, तो यहां पे पुट कर दे भाई T0 की वैल्यू। तो T0 की वैल्यू अगर यहां से पुट करोगे तो m ω02 मस्ट बी इक्वल टू 3/2 T0, और T0 की वैल्यू 2mg डिवाइड बाई √3। ये कट गया, यहां से m से m गया, ω0 की वैल्यू जो आएगी वो √3g रेज़ टू द पावर 1/2 आ जाएगी। तो अब देखिए, एक केस में हम क्या कर रहे हैं, एक केस में हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। इसका मतलब हम बॉल की रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, जो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो उस केस में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना पड़ेगा। और एक केस में हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नेट एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो आपको लिखनी पड़ेगी। मास इनटू दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, और यहां पे आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक वर्टिकल एक्सिस है, और यहां पे हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, एक
इस तरह का फ्लैट सरफेस है जिसपे एक बंदा लेटा हुआ है, ठीक है भाई, ये बंदा लेटा हुआ है और इसका जो सेंटर है वो यहां से कुछ 8 फीट की डिस्टेंस पे है, 8 फीट की डिस्टेंस पे है। इस बंदे का जो वेट है वो आपको दे रखा है और बंदे का जो वेट है दैट वेट इज 150 पाउंड, ठीक है जी, वो आपको ये दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है और ये बंदा जो है ये रोटेट कर रहा है, हम इस एक्सिस के अबाउट इस सरफेस को रोटेट कर रहे हैं, तो बंदा भी इसी के ऊपर है और ये रोटेट हो रहा है, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। और इसकी जो स्पीड है वो आपको दे रखी है कि किस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। स्पीड की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 20 फीट पर सेकेंड। इस कांस्टेंट स्पीड से ये सरफेस रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ बंदा भी रोटेट कर रहा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। सवाल क्या है, म्यूएस की वैल्यू दे रखी है 0.5, इनके बीच में जो सरफेस पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.5। आपको बताना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना लग रहा होगा, ये आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो अपने को ध्यान देनी है। हो सकता है कि ये बंदा स्लाइड कर रहा हो नीचे या ऊपर, हमें वो चेक करना पड़ेगा, या हो सकता है कि बंदा स्लाइड ना कर रहा हो, ये यहीं पे हो, ये स्टैटिक हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनसे पता चलेगा कि उनसे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, उससे अपने को पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस बंदे के रेस्पेक्ट में ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जरा देखिए, ये मेरे पास इस तरह का सरफेस हो गया और यहां पे बंदे को मैं एक ब्लॉक से दिखा देता हूं, थोड़ा सा आसानी रहेगी मेरे को दिखाने में। और यहां पे इसका जो मास है वो आपको दे रखा है, मतलब वेट जो है वो 150 पाउंड का दे रखा है और यहां पे ये 60 डिग्री है। अच्छा, जब आप ये फीट पर सेकंड में देखते हैं ना, तो जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान देना भाई, ठीक है। जी की जो वैल्यू होती है वो 9.81 नहीं लेंगे, वो लेंगे हम 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहां पे मेरे पास एक मास तो ये लग रहा है, दूसरा बताइए, क्योंकि आप बंदे के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ेगा एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। ये होगा भाई, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर m की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसको डिवाइड कर दो 32 से, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, नॉर्मल फोर्स मेरा इधर लग रहा है और मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स मेरा इधर लग रहा है, नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने फ्रिक्शन इधर मान लिया। अब देखेंगे कि भाई ये बंदा रुका रहेगा या नहीं रुका रहेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है म्यू इंटू एन। इसका मतलब हाफ एन, म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो हाफ एन इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और वो कब आएगी, जब ये स्लाइड डाउन कर रहा होगा, तो मैं बोलूंगा, हालांकि ये दे नहीं रखा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू दे रखा है बस आपको, म्यू 0.5 है। देख लेता हूं एक बार म्यू कौन सा दे रखा है, ये म्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है। इसका मतलब अगर ये रुका हुआ है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इतना पॉसिबल है, इतने तक को हैंडल कर लेगा ये। अगर इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स आ गया, मतलब इससे ज्यादा अगर इधर की तरफ फोर्स लग गया, तो ये जो फ्रिक्शन है ये इसको रोक नहीं पाएगा और नीचे की तरफ ये स्लाइड डाउन हो जाएगा। अपने को वही देखना है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया कि नहीं आया, ये अपने को देखना है। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, एक काम करते हैं, इसको मैं पहले स्टैटिक मान के रख लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, बट वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं लग रहा होगा क्योंकि लिमिट में मान के चला, वो लिमिट अभी अचीव ही नहीं हुई है, वो लिमिट आई ही नहीं है। तो एक बार के लिए अगर मैं इसका इक्वेशन लगाऊं बैलेंस, फोर्स बैलेंस की, तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे मैं ये 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेता हूं, एक इधर और एक इधर, अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां से जब मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो बनेगा, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 बन जाएगा भाई, ठीक है। तो 150 cos 60 प्लस mv²r cos 30 √3/2। और तो कोई फोर्स है नहीं भाई इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस फ्रिक्शन फोर्स का तो कंपोनेंट 0 आएगा इधर। तो आप ये कह सकते हो नॉर्मल फोर्स आ गया मेरे पास। अब एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं,
तो इस डायरेक्शन में कैसे देखोगे जरा देखिए, इधर की तरफ अलोंग द सरफेस देखते हैं। तो अलोंग द सरफेस इस तरफ एक तो F लग रहा है और एक इस mv² वाले का कोफिशिएंट आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, F प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कोफिशिएंट आ जाएगा mv²/r, और ये 30 डिग्री है तो ये 60 बनेगा, तो cos 60 इज 1/2। ठीक है जी, इसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया इधर की तरफ। दैट मस्ट बी इक्वल टू, इधर की तरफ जो फोर्स बनेगा 150, ये 60 है तो ये 30 बन जाएगा इधर के साथ। ठीक है, cos 30 करोगे तो cos 30 इज √3/2। सही है जी, 150 cos 30 इज √3/2। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और यहां से फ्रिक्शन फोर्स को भी निकालते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, और एक यहां से निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू। देखते हैं भी इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं फिलहाल ये मान के चल रहा हूं कि जो फ्रिक्शन है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आया ही नहीं है और ये ब्लॉक जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। अब देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स यहां से निकाल लेते हैं और फ्रिक्शन फोर्स यहां से निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बनेगी, 150 √3/2 माइनस m की वैल्यू क्या है बताइए। m की वैल्यू अगर आप देखोगे तो m बनेगा 150/32, 150/32, v² कितना है 20, तो ये बन जाएगा 400/r की वैल्यू कितनी है 8 फीट 8। सही है जी, और यहां पे आ गया 1/2 भी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक बार जरा देख लो भाई मैंने सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो सही लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये 50 पे चला गया। ठीक है, और ये कट गया यहाँ से 25। ठीक है, तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 150 √3 डिवाइड बाई 2 माइनस 150 इंटू 25, 150 इंटू 25 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 30, 150 इंटू 25 डिवाइड बाई 32। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो है 12.72, ये वैल्यू इसकी निकल के आई है। अब एक काम करते हैं, यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी जरा देखिए, वो बनेगी 150/2 इज 75 प्लस m की जगह पे 150/32 इंटू v² करोगे तो 400 ही आ गया, 400 डिवाइड बाई r इज 8 फीट है, इंटू √3/2 एक बार देख लीजिए भाई। तो यहां से कट गया 50 और यहां से ये गया 25। तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो भी मैं जरा देख लेता हूं एक बार, वो आएगी 75 प्लस 150 इंटू 25 इंटू √3 डिवाइड बाई 32। सही है जी, जो ये वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है 277.97, इसका मतलब 278 के अराउंड आ रही है ये 278। ये मेरे पास क्या आया है नॉर्मल फोर्स, और ये मेरे पास आया फ्रिक्शन फोर्स यहां से जब आपने इक्वेशन बनाई है। एक काम करते हैं, इस फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 278, तो ये बन जाएगा 139 पाउंड बनेगा। अब ये आंसर नहीं है जबकि ये करेक्ट होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपको ये देखना है कि इस लिमिट पे तो पहुंचा ही नहीं ना फ्रिक्शन फोर्स इसी पे रहा, फ्रिक्शन फोर्स तो आपका इसी वैल्यू पे रहा, तो म्यूएस इंटू एन से नहीं निकालोगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कब आंसर करेक्ट होता, जब ये लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका होता, तो लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आंसर जो आएगा मेरे पास वो 278 जो है वो मेरा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी। एंड दूसरा जो नहीं 278 मेरे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी। भाई मैं एक बार जरा चेक भी कर लेता हूं कि मेरे पास क्या आंसर दिया हुआ है। तो 277 दिया हुआ है ये, और फ्रिक्शन फोर्स 13.44 दिया हुआ है, तो रफली वही है। ठीक है, आई होप हमने कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही की है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने करेक्ट निकाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आप म्यू इंटू एन से नहीं करोगे सोल्व इसको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, वो आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये कह रहा है, ए टेबल विद स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is fixed in a cabin
दैट रोटेट विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये कह रहा है कि एक मेरे पास केबिन है और उस केबिन के अंदर एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं आर रेडियस के, ठीक है, ओके। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से, मतलब ओमेगा मेरा कांस्टेंट है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये पूरा केबिन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। A smooth groove AB of length L, which is much less than R, is made on the surface of the table. यहाँ पे जो टेबल है इसके ऊपर एक हमने ऐसे ग्रूव बना दिया है, एक सुराख, एक छेद कर दिया है इसके अंदर, एक रास्ता सा बना दिया है, ग्रूव कर दिया है। AB है और इसकी जो लेंथ है वो L दे रखी है, और आपको ये दे रखा है कि L जो है वो मच लेस देन है R से। हमने ग्रूव निकाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थीटा एंगल बना दिया है, ठीक है। सवाल क्या है, अच्छा यहां तक की जो लेंथ है ना वो दे रखी है भाई R, ये टेबल से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो R दे रखी है, ठीक है। अब सुनिए क्या कर रही है, ए स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट एट द पॉइंट A इन द ग्रूव एंड इज रिलीज्ड टू मूव अलोंग AB। यहां पे ये कह रहा है कि हमने एक स्मॉल पार्टिकल को छोड़ दिया है, यहां पे रख के छोड़ दिया है, वो इस ग्रूव के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा इस पार्टिकल को, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, एक काम करते हैं, इस पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। ये जो पार्टिकल है ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, आप सब लोग जानते हो क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना पार्टिकल इसके साथ साथ। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, अच्छा ये स्मूथ ग्रूव है भाई, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह दे नहीं रखा अपने को, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कह सकता हूं कि इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। आप बोलोगे सर R तो नहीं, R तो यहां तक है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस हम लेके चलेंगे भाई, क्योंकि R जो है बहुत बड़ा है। तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा होगा दोस्तों, ठीक है, और तो कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर। तो इस फोर्स की वजह से आपका एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा ग्रूव की तरफ, और एक कंपोनेंट क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे भाई, एक इधर की तरफ आएगा और एक आपका इसके परपेंडिकुलर आएगा। इधर कितना आएगा, ये मेरा एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा, और इधर बनेगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अब इधर तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि ग्रूव की जो साइड वॉल है वो उसको रोक देंगी, वो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर और वो इसको रोक देंगी, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स जो है वो इसको बैलेंस करेगा और इसको इधर 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 मूव नहीं करने देगा, इसके परपेंडिकुलर ग्रूव के नहीं मूव करने देगा। लेकिन इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, इसका मतलब ये जो फोर्स है इस तरफ कोई और फोर्स नहीं लगेगा अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट। तो कुल मिला के ये जो फोर्स है ये आपको इस पार्टिकल की तरफ इधर लग रहा है, तो इसका मतलब इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी बताओ जरा, एक्सेलरेशन जो बनेगी इसको मास से डिवाइड कर देते हैं, वो बनेगी ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी दोस्तों। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आई है भाई, क्योंकि ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, r मेरा कांस्टेंट है, थीटा मेरा कांस्टेंट है। तो कुल मिला के मैं यहां से क्या बोलूंगा, मैं देख लूंगा कि कितने टाइम में ये b पे पहुंचेगा, कितना टाइम में ये l डिस्प्लेस होगा। तो l इज इक्वल टू क्या बन गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो लेके चलेंगे भाई, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है भाई, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, टी स्क्वायर इक्वल टू 2l डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, इसका क्या ले सकते हो आप, 1/2 रूट ले सकते हो। तो t की वैल्यू मेरे पास यहां से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आसान कहानी थी, ठीक है। तो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा लिया है क्योंकि हम पार्टिकल के रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखते हैं। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा रहा हूं आपको। पहले उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड
एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट सेटअप में रेडी हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास एक ब्लॉक है और एक डिस्क है, डिस्क को हम रोटेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे समवेयर कहीं रखने वाला हूँ और इसकी सेंटर से डिस्टेंस को हम रफली ऑब्जर्व करेंगे और फिर मैं इस डिस्क को रोटेट करूँगा। ठीक है, और मोटर की हेल्प से हम इस डिस्क को रोटेट करेंगे और जब ये रोटेट कर रहा होगा तो हम वो ओमेगा ऑब्जर्व करेंगे जिस ओमेगा पे ये ब्लॉक बाहर की तरफ जा रहा है, स्लाइड होना जब शुरू हो जाता है, वो ओमेगा को हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखो तो स्लाइड डाउन कर रहा है, ये इससे स्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे और फिर से इसको हम रोटेट करेंगे और देखते हैं कि कौन से ओमेगा पे ये जो ब्लॉक है ये बाहर की तरफ जाएगा। इस चीज़ को जरा ऑब्जर्व करते हैं और दोनों ही केस में ओमेगा को मेजर करेंगे कि कौन कौन से ओमेगा पे ब्लॉक जो है वो बाहर की तरफ स्लाइड हो रहा है। ओमेगा मेजर करने के लिए हमारे पास एक टैकोमीटर है जो अपने को आरपीएम में इसकी स्पीड बता देगा। उस आरपीएम से हम क्या कर सकते हैं, इसका ओमेगा निकाल सकते हैं, कितने ओमेगा पे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को रख रहा हूं और इस ब्लॉक की जो रफली जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जरा मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस ब्लॉक को रख रहा हूं यहाँ पे और आप देख सकते हो कि ये जो है, मतलब यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है। इस स्केल से अगर मैं देखूं तो रफली ये 33.5 सेंटीमीटर पे हमने इसको रखा है। फिलहाल जो ब्लॉक है वो 33.5 सेंटीमीटर पे रफ में बता रहा हूँ आपको, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत 0.5 या मे बी थोड़ा बहुत एरर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो 33.5 सेंटीमीटर पे हमने इस ब्लॉक को रखा है और अब हम धीरे धीरे इसका ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं और देखेंगे कि कौन से ओमेगा पे ये बाहर की तरफ स्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ से ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू करता हूँ। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। ओके, तो फिलहाल जरा देखिए बहुत स्लो रोटेट कर रहा है और इस केस में आपका ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, फिलहाल बेसिकली ये जो फ्रिक्शन है ना उसकी वजह से स्लाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन अंदर की तरफ है और दैट फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब थोड़ा सा और इसको स्पीड अप कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये स्लाइड नहीं कर रहा बाहर की तरफ। धीरे धीरे मैं इसकी ओमेगा को इंक्रीज करते जा रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व करता रहूँगा कि कौन से ओमेगा पे आपका ये बाहर की तरफ स्लाइड हो रहा है। फिलहाल ये बाहर की तरफ स्लाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं हल्का हल्का इसको इंक्रीज कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा फास्ट मैं नहीं चलूँगा। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, तो वो मुझे थोड़ा सा रफ एक आइडिया लग गया कि कौन सी ओमेगा पे ये बाहर गिरा है। अब चलिए जो ये फिलहाल जो ओमेगा है इस ओमेगा पे बिल्कुल बाहर की तरफ गिर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं कि इस अभी जो फिलहाल मोटर की जो ओमेगा है वो कितनी ओमेगा है, और ध्यान रखिएगा इस ओमेगा पे स्लाइड कर गया है वो बाहर की तरफ। ठीक है, तो टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और टैकोमीटर से अब इसका ओमेगा रीड करते हैं, देखते हैं कितना ओमेगा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब जरा टैकोमीटर से इसका ओमेगा चेक करते हैं, रेडियन पर सेकंड में कितना है उसको जरा देखते हैं और उसके बाद हम उसको बेसिकली टैकोमीटर आरपीएम में दिखाएगा, उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करके हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका ओमेगा जरा चेक कर लेते हैं। तो मैं टैकोमीटर का इस्तेमाल करके कोशिश करता हूँ इसको ओमेगा को रीड करने की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समय लेता है रीड करने में, बिकॉज शुरू में इसमें एरर रहता है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, 32.8 और 33.1 के बीच में ये दिखा रहा है। ठीक है, तो 32.5 33.3 पे ये स्टेबल हो गया है। तो 33.3 जो है वो इसका आरपीएम में आया है, उसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करके हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि कितने ओमेगा पे ब्लॉक हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगेन इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा हूं एंड वैसे मैं आपको बता दूं जो 33.3 आरपीएम जो आया है उस पे तो ब्लॉक बाहर स्लाइड हो गया था,
इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल वर्ज पे होगा वो थोड़ा सा इससे लेस आएगा, ठीक है। तो वो खैर हम इतना एग्जैक्टली तो नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि 33.3 आरपीएम जो है उस पे ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब एक काम करते हैं, ब्लॉक को फिर से रखते हैं एंड फिर से हम ओमेगा को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और चेक करेंगे कौन से ओमेगा पे अब ब्लॉक जो है बाहर की तरफ स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं और ये थोड़ा सा स्लाइड कर रहा है। अभी फिलहाल ये रुक गया है, ये भी रफली 33.5 पे ही है, रफ डिस्टेंस में बता रहा हूँ इसकी। और अब मैं ओमेगा को इंक्रीज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए, मैंने ओमेगा को यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे पॉइंट्स में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली बार जो ओमेगा था पहले उसी पे ले आता हूँ रफली। ये अब रफली उसी ओमेगा पे है जो पिछली बार जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा था तो स्लाइड हो गया था, उसी ओमेगा पे फिलहाल ये आ चुका है। अब उस पे तो ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा, मुझे अब फर्दर इसका ओमेगा को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फर्दर इसका जो ओमेगा है उसको बढ़ाता हूँ। ओके, तो काफ़ी बढ़ चुका है, उससे ज़्यादा ओमेगा मैं ला चुका हूँ, लेकिन स्टिल ये स्लाइड नहीं कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैंने और इंक्रीज किया है, बट स्टिल ये आपका ब्लॉक जो है बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। थोड़ा सा मैंने और इंक्रीज किया है, तो मैं पॉइंट्स में इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स में स्केल है, ठीक है। चलिए, ओके, अभी भी आपका ये बाहर की तरफ जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा है। ओके, एक और पॉइंट इंक्रीज कर देता हूं। हाँ, अब ये स्लाइड किया है। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को अब हम मेजर करते हैं कि कितना ओमेगा था, ठीक है। तो चलिए अब इस ओमेगा को जरा मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टेकोमीटर से मेजर करते हैं इसका ओमेगा फिर से एंड देखते हैं कि क्या ओमेगा है। आरपीएम में हम देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेकोमीटर का, हाँ, अब जरा देखिए 48.3 है भैया, और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। 47.5, 46.7 आरपीएम पे ये सेटल हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो 46.7 आरपीएम पे ये हमारा सेटल हो गया है। इसका मतलब है अब बाहर स्लाइड होने के लिए ज्यादा आरपीएम की इसको जरूरत पड़ी है, ज्यादा ओमेगा की जरूरत पड़ी है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, उसको जरा बोर्ड पे समझते हैं, इसको जरा एनालाइज करते हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशन है, इस एक्सपेरिमेंट की क्या एप्लीकेशन है। तो जरा देखिए, इसको हमने दो केसेस में देखा। पहले केस में हमारे पास, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू में ये हमारे पास डिस्क थी, ये इसका सेंटर था, और जो हमने ब्लॉक रखा हुआ था, जो सर्कुलर ब्लॉक था, वो 33.5 रफली इतने सेंटीमीटर पे था, ठीक है। और हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर ओमेगा पे ये आपका बाहर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो गया था। तो अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं इस ब्लॉक के ऊपर, जो आपका सर्कुलर ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक तो mg फोर्स लग रहा है केस 1 में, और एक इसके ऊपर अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि ये बिल्कुल वर्ज पे है स्लाइड होने के, तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया होगा। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक नॉर्मल फोर्स भी इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है भाई, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी म्यू एन, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मैक्स वैल्यू पे आ रखा, बिल्कुल वर्ज पे है स्लाइडिंग के, तो बिल्कुल स्लाइड होने के बिल्कुल वर्ज पे होगा, तो एफ की अपनी मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन कर चुका होगा, ये होगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो mg के बराबर होगी, तो ये बन जाएगा म्यू mg, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा पहले केस में, ठीक है, सही है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो, क्योंकि इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू ओमेगा 1 स्क्वायर इनटू r माने इसकी रेडियस, ठीक है। तो m से m मेरा कट गया, और यहां से ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू g डिवाइड बाई r, और इसका रूट ले लीजिए, ये बन जाएगा दोस्तों। पहले केस में इस ओमेगा पे आपका ये बिल्कुल वर्ज पे होगा स्लाइडिंग के, इससे अगर आप ज्यादा कर दोगे तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, और इसको हमने मेजर किया था इस ओमेगा को। आरपीएम में हमारे पास कितना आया था, वो था 33.33 आरपीएम, इसको 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना रेडियन पर सेकेंड हमारे पास आ गया था।
इतने रेडियन पर सेकंड से अगर ये डिस्क घूम रही होगी तो बिल्कुल वर्ज पे होगा स्लाइडिंग के, आप कह सकते हो स्लाइड होना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हालांकि इस ओमेगा पे हमने देखा था कि वो स्लाइड हो गया था, तो इससे थोड़ा सा कम ही मान के चलो, आप 33 मान लो या जो भी है। ठीक है, तो इतने रेडियन पर सेकंड से अगर आप डिस्क रोटेट कर होगी तो ये बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब आइए दूसरा केस। दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने इसको एक एंगल पे रख लिया, एक बैंकिंग एंगल प्रोवाइड कर दिया। तो मैं अगर साइड व्यू दिखाऊं तो आप ये कह सकते हो कि यहां से ये इस तरह की हमने एक प्लेन बना दी, और ये जो एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री थी रफली हमारी, और यहां पे हमने ब्लॉक को रखा है। अब अगेन सेंटर से जो डिस्टेंस है वो वही है, 33.5 के अराउंड ही है आर की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने ओमेगा पे ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्ज पे है स्लाइड होने के। तो अगर मैं इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं आपको, ये थीटा है। ठीक है, तो यहां पे एक mg फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू पे है। इसका मतलब इस F को आप क्या लिख सकते हो, F2 लिखना चाहिए मुझे। तो इस F2 को क्या लिखना चाहिए मुझे, और इसको N2 लिख लो भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N1 था ना। ठीक है, ये केस 1 था ना, मैं केस 2 बता रहा हूँ आपको ना। तो F2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इंटू N2। ठीक है, अब जो बनेगी वो बनेगी म्यू इंटू N2। सही है, ध्यान रखिएगा। तो म्यू को मैं रफली सेम ही मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। हालांकि म्यू भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक केस में ब्लॉक और एल्यूमिनियम का नीचे सरफेस था, और एक केस में दोनों में ही आपका ब्लॉक प्लास्टिक का था, तो सरफेस भी प्लास्टिक का था। तो म्यू अलग अलग हो सकता है, बट एक मान के लिए म्यू को हम सेम मान लेते हैं। चलिए, तो ये मेरा F2 बन जाएगा। और यहां पे अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं तो मैं कैसे लगाऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ, जरा देख लीजिए। ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी मेरा थीटा हो जाएगा, और इधर का जो एंगल आएगा वो भी मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा बताइए, मैं बोलूंगा कि F2 cos थीटा प्लस N2 sin थीटा, ये मेरा अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर। ठीक है जी, आर मेरा अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो ये मैं लिख सकता हूं। और F2 की जगह पे म्यू N2 कर दूं, म्यू N2, और N2 को कॉमन ले लेता हूं, तो बन जाएगा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये बिल्कुल वर्ज पे है भाई, स्लाइड होने के, बाहर जाने की। ठीक है, इसीलिए फ्रिक्शन को मैंने नीचे की तरफ लिया है, ये ध्यान देना भाई। ठीक है, इज इक्वल टू m ओमेगा 2 स्क्वायर आर। ठीक है जी, ये पहली इक्वेशन बन गई है मेरी, जब हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अंदर की तरफ देखा। अब वर्टिकल फोर्स की तरफ आते हैं। वर्टिकल में N2 cos थीटा, N2 cos थीटा ऊपर हो गया, मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकल तो आपका जान ही रहा है। ठीक है, वर्टिकल तो एक्सलेट नहीं हम मान रहे हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे बताओ जरा। ये N2 cos थीटा और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो दोनों इक्वल होंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस F2 sin थीटा। F2 को म्यू N2 लिख रहा हूं, साइन थीटा। ठीक है जी, तो यहां से मैं N2 को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन गया बताओ, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से N2 की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो जरा देखिए, ये बन जाएगा mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये मेरे पास N2 की वैल्यू आ गई, वो यहां पे पुट कर दी। इनटू में यहां पे क्या आ जाएगा बताओ जरा, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा 2 स्क्वायर आर। m से m मेरा कट गया, और r को मैं जरा नीचे ले आता हूं और इसका रूट ले लेता हूं। तो यहां से ओमेगा 2 की क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, ओमेगा 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ g इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई R2 इंटू, या R ही लिख लो तो R ही है, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू थी। तो यहां से मैं म्यू भी निकाल सकता हूं कि क्या होगा म्यू, क्योंकि g की वैल्यू मुझे पता है, r की वैल्यू मुझे पता है, म्यू की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मुझे ओमेगा पता है ना। तो वही म्यू एंड जी यहां पे पुट करके मैं नया ओमेगा निकाल सकता हूं कि क्या नया ओमेगा आएगा। ठीक है, तो चलिए जरा, और थीटा की वैल्यू हमें पता ही है 20। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जो म्यू होगा और यहां पे जो म्यू होगा वो जरूरी नहीं है सेम आए। ठीक है,
बट एक बात मैं कह सकता हूं कि ये जो ओमेगा 2 आएगा ये इससे बड़ा आएगा। ये आप कैसे कह सकते हो? ये आप कैसे कह सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू आएगी ये इससे बड़ी आएगी? उसका कारण ये है कि अगर इसका रेशियो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो रेशियो है ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपकी म्यू से बड़ी होगी, ये जो वैल्यू आएगी। ये कैसे बोल सकते हो आप? एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू को चलो रफली मैं 0.5 ले लेता हूं दोनों ही केस में। तो इस केस में g इंटू 0.5/r है, इस केस में क्या है? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना, क्या है? तो म्यू की वैल्यू मैं 0.5 ले लेता हूं, तो 0.5 cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos 20, ठीक है, प्लस साइन 20 डिवाइड बाई cos 20 माइनस 0.5 साइन 20। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैंने रफ ऐसे ले लिया 0.5, ठीक है। हालांकि हम म्यू निकाल सकते हैं, यहां पे क्या आएगा वही म्यू अगर मैं अगले में इस्तेमाल करूं तो उससे जरा देखते हैं ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आती है। पहले हमने इस फैक्टर को निकाल लिया, हमने म्यू को रफली ऐसे ले लिया बिना कैलकुलेट किए, 0.5 ले लिया। मैं जस्ट करके दिखा रहा हूं आपको, जरूर नहीं है 0.5 आए यहां से, आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए 0.5 ले लूं तो जरा देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है मेरे पास 0.5 cos 20 प्लस साइन 20 डिवाइड बाई cos 20 माइनस 0.5 साइन 20। सही है जी। ये वैल्यू जो निकल के आ रही है ये है 1.056, 1.056 ये वैल्यू निकल के आ रही है। अगर मैं म्यू को क्या ले लूं, इफ म्यू इज 0.5, अगर म्यू मेरा 0.5 है तो यहां पे ये जो फैक्टर आ रहा है ये फैक्टर 1.05 और यहां पे अकेला म्यू ही है, यहां पे तो 0.5 है। तो अब जरा देखो ऑलमोस्ट यहां पे क्या हो गया, √2 टाइम्स हो गया। ये जो वैल्यू है अंदर वाली यहां पे 0.5 थी, यहां पे 1.056 वैल्यू है ये। तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गया अंदर वाले से। ये जो अंदर वाली टर्म है और उससे ये जो अंदर वाली टर्म है ऑलमोस्ट ट्वाइस है। अगर ओमेगा की वैल्यू में 0.5 ले लूं तो इसका मतलब यहां पे जो ओमेगा आएगा वो एटलीस्ट √2 टाइम्स ज्यादा होगा। जो यहां पे ओमेगा आया था उससे √2 टाइम्स ज्यादा होगा। अब 33.33 का अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये जो है ये रफली हमारे पास 47 आरपीएम आ रहा है। 33.33 आरपीएम का 47 आरपीएम आ रहा है। लेकिन म्यू तो हमने तो ऐसा रैंडम म्यू पुट कर दिया ना, म्यू तो हमें निकालना चाहिए ना। यहां से आप म्यू निकाल सकते हो कि क्या म्यू आ रहा है। चलिए यहां से म्यू निकाल लेते हैं ना। तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा की क्या वैल्यू है यहाँ पे, तो ओमेगा की वैल्यू है 33.33 इंटू 2π/60, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 3.5। तो 3.5 इंटू जरा देखिए 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू है 0.335, ठीक है, डिवाइड बाय जी की वैल्यू को 9.81 रख देता हूं, ठीक है। तो चलिए जरा इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास, जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.04। म्यू कम्स आउट टू बी 0.04। ये तो बहुत ही स्मॉल आ रहा है भाई म्यू, ठीक है। म्यू की वैल्यू तो बहुत ही कम आई है भाई यहाँ से, ठीक है। एक बार जरा देख लो भाई, मैंने कुछ मिस्टेक ना कर दी हो। यहाँ से ओमेगा 3.5 का स्क्वायर कर दिया, आर को उधर लेके गया मल्टीप्लाई, ठीक है, और जी से मैंने फिर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक निकाला, फिर भी एक बार मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0.335 डिवाइड बाई 9.81, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, नहीं भाई 0.42 आ रहा है, माफ कीजिएगा, ये मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन में, ठीक है। ये जो म्यू आ रहा है वो है 0.42, 0.42, और हमने यहाँ पे 0.5 रखा था रफली। तो कोई बात नहीं, 0.42 ले लो, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है 0.42। अब वो 0.42 यहाँ पे पुट कर दो। तो चलिए यहाँ पे 0.42 ही पुट कर देते हैं, देखते हैं कितने ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, 0.42, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमने ऊपर से कैलकुलेट की, वही म्यू हम यहाँ पे भी रख रहे हैं। ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि सरफेस बदल गया है, म्यू आपका चेंज हो गया, बट फिर भी चलो अगर मैं सेम ही रख लूं 1 मिनट के लिए तो क्या वैल्यू आ रही है वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो 0.42 cos of 20 प्लस साइन ऑफ 20, ठीक है जी, डिवाइड बाई cos 20
माइनस 0.42 साइन 20, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 0.925, 0.925, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। तो ओमेगा 2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी की वैल्यू 9.81 इनटू ये जो फैक्टर आया है ये आया है 0.925 डिवाइड बाय आर, आर इज 0.335। तो यहां से हम ओमेगा 2 निकाल सकते हैं। दूसरे केस में क्या ओमेगा 2 होगा कि ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो मैं निकाल देता हूं, ठीक है, 0.335 और हाँ जी ये वैल्यू आई है 5.20 रेडियन पर सेकेंड। इसको अगर मैं आरपीएम में कन्वर्ट करूं तो आरपीएम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 60/2 पाई से, ठीक है। तो ये है 49.7 आरपीएम। इसका मतलब अगर अब ये 49.7 आरपीएम पे घूमेगा तो ये बिल्कुल वर्ज पे होगा स्लाइडिंग के। लेकिन हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 48-46 के अराउंड जो है वो स्लाइड कर गया था। वो इसलिए बिकॉज ये म्यू जो आपने निकाला ना सही नहीं निकाला, दूसरे केस में जो म्यू पुट किया वो सही नहीं किया, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग क्या है इस पूरे प्रोसेस में, इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई बैंकिंग एंगल प्रोवाइड कर देते हो, जब भी कोई एंगल दे देते हो, सर्कुलर मोशन कोई चीज कर रही है, सर्कुलर मोशन में है और उसको आपने एंगल प्रोवाइड कर दिया, तो वो अब ज्यादा ओमेगा पे बाहर की तरफ जाएगी, स्लाइड नहीं करेगी। ज्यादा ओमेगा करना पड़ेगा तब जाके स्लाइड करेगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि सोचिए कि आप कोई कर्व पाथ पे घूम रहे हो, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ऐसे घूम रहे हो, कर्व पे घूम रहे हो ऐसे, तो आपको एक पर्टिकुलर ओमेगा जो है उस ओमेगा पे आप जो है स्लाइड हो जाते हो। सोचिए भाई आपने कोई रोड बनाया और रोड जो है ऐसे कर्व बन रहा है, रोड के ऊपर ऐसे रोड के ऊपर कर्व बन रहा है। अब रोड पे कर्व बन रहा है तो वहां पे गाड़ी की स्पीड आपको स्लो करनी पड़ेगी। क्यों स्लो करनी पड़ेगी भाई अपनी गाड़ी की स्पीड, कार की स्पीड? नहीं तो फिर आप बाहर की तरफ स्लाइड हो जाओगे, ठीक है। तो और खासकर बारिश के टाइम ज्यादा खतरा है। बारिश के टाइम क्या दिक्कत आती है? बारिश के टाइम नीचे वाला जो सरफेस है वो आपका बिल्कुल वेट हो जाता है, बिल्कुल पानी से भर जाता है। तो वहां पे म्यू की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। म्यू की वैल्यू कम होने की वजह से बिल्कुल ही हल्की से भी ज्यादा स्पीड अगर आपने कर दी मोड़ के ऊपर तो गाड़ी के स्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप सेफ रहो, गाड़ी स्लाइड ना करे, सो दैट कोई एक्सीडेंट ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रोड को जैसे ये ऐसे घूम रहा है रोड, तो इस तरफ से आपको थोड़ा तिरछा उठाना पड़ेगा, उसको कुछ एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा रोड को। जैसे रोड घूमता है उसको एक एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपको एक एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पिछली साइड को ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे ऐसे घूम रहे हो ना, तो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मत बनाइए, जो आउटर साइड है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए, उसको इंक्लाइन कर दीजिए। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि स्लाइड जो है वो आप हायर ओमेगा पे जाके करोगे। फिर बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड होगी तो ही आप स्लाइड करोगे। अगर नॉर्मल स्पीड रेंज है, जैसे कोई भी स्पीड रेंज अगर किसी हाईवे पे दे रखी है और उस नॉर्मल स्पीड रेंज पे आपको फिर निकालना पड़ेगा कि कितना मिनिमम बैंकिंग एंगल मैं निकालूं कि भाई उस स्पीड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो स्लाइड ना करे, खासकर बारिश के टाइम वो बाहर की तरफ स्लाइड ना करे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया और इसकी एप्लीकेशन समझ आई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में स्यूडो फोर्सेस के बारे में और जानकारी लेंगे हम लोग, और हम कोरियोलिस फोर्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।